हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स सेकंड पार्ट, जिसे प्रकाश की कहते हैं तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भी कहते हैं। सबसे पहली हेडिंग इसमें प्रकाश या लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम संसार की प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है या फिर जिसके कारण हम संसार की प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश फोटॉनों का एक समूह है। प्रकाश के गुण। इसका पहला गुण है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह कार्य करता है। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कई जगह यूज होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो यहाँ बताया है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हीरा में सबसे कम होती है, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं जानता बट थोड़ी बहुत जानता हूँ, वो आपको बता दूंगा। दर्पण या मिरर कांच का एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश तथा दूसरी तरफ परावर्तक होता है, उसे दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कांच का ऐसा पृष्ठ जिस पर एक तरफ पॉलिश तथा दूसरी तरफ दूसरा भाग परावर्तक हो, देखने के लिए हो। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। किसी कांच की समतल प्लेट का काटा गया वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या r, जिसे r से डोनेट करते हैं, = ये भी अनंत होती है। आवर्धन क्षमता इसकी एक होती है समतल दर्पण की। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बराबर। विशेष या नोट, इसी को हम नोट कह सकते हैं इंग्लिश में। h मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए लगभग h/2 ऊंचाई का दर्पण चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी हाइट देखनी है तो उसे h/2 का चाहिए। अपनी हाइट का आधा दर्पण लेना पड़ेगा। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतन कोण I पर आपतित हो तब विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 - 2I होता है। यदि समतल दर्पण प्रकाश की किरण आपतन कोण पर आपतित हो, आपतन कोण I पर आपतित हो, तो ये डेल्टा बराबर 180 - 2I लगेगा। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनमें से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके प्रतिबिंब जितने बनते हैं उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए 360/θ कोण दिया होगा। उसमें समपूर्णांक, यदि कोई समपूर्णांक आ रहा है तो ये लगेगा, नहीं तो फिर जे लगेगा 360/θ - 1। यदि विषम पूर्णांक है 360/θ। समपूर्णांक आ रहा है तो ये घट जाएगा तो वो निकलेगी, जो वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी n बराबर। विषम पूर्णांक के लिए 360/θ। जब वस्तु सममित स्थिति में हो, n बराबर 360/θ - 1। जब वस्तु विषमित स्थिति में हो तो 360/θ। ये जब वस्तु विषमित स्थिति में हो या अपवर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना।
ये समतल दर्पण द्वारा इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे रखी वस्तु, ये यहाँ से यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बराबर बनता है। समतल दर्पण के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। निलंबित कुंडली धारा मापी में विक्षेप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निलंबित कुंडली में जो विक्षेप धारा होती है उसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर देखें अपने, सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक समतल दर्पण में न्यूमेरिकल देखेंगे। एक समतल दर्पण में प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। विचलन कोण की गणना कीजिए। इसमें I बराबर 30 डिग्री, तो वो सूत्र देखा था जो आपने पीछे, वही लगेगा। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2I, डेल्टा बराबर 180, 2 इंटू 30 इक्वल टू 60, डेल्टा बराबर 180 में से 60 गए 120, विचलन कोण 120 अंश आया। दो समतल दर्पण 30 अंश के कोण पर झुके हैं। बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। n 30 अंश पर झुके हैं, थीटा दिया है 30 अंश, 360/30, 12 सम आया तो -1 कर देंगे। 11 प्रतिबिंब बनेंगे ना, सीधा सीधा ये है 360/30, 1 0 से 0, 12 3 36। अब ये सम आ रहा है, सम तो पीछे देखा था हमने, सम में -1 कर देते हैं, तो 12 -1 इक्वल टू 11 प्रतिबिंब बनेंगे। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन है। 170 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने सेंटीमीटर का दर्पण होना चाहिए? यदि उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब, उसको अपनी पूरी तस्वीर देखनी है तो कितने सेंटीमीटर का दर्पण होना चाहिए? यदि उसकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तो इसका आधा कर देंगे, h/2π। 170/2 85 सेंटीमीटर का दर्पण चाहिए। दो समतल दर्पण 120 अंश के कोण पर झुके हैं। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वस्तु सममित स्थिति में हो, जब वस्तु विसम्मित स्थिति में हो। ये पूछे गए दो क्वेश्चन हैं। सममित स्थिति के लिए 120 अंश दिया है, थीटा कोण, θ/360। शायद ये सवाल गलत लगी है, 360/θ होता है। 12 36 आंसर सही आ रहा है, वे सवाल न्यूमेरिकल गलत हैं। यहाँ पे होता है 360/θ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। किसी कांच के खोखले गोले से कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तरफ पॉलिश हो, एक भाग परावर्तक हो। ऐसे पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी फोकस दूरी F धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है जिसे R से डोनेट करते हैं। आवर्धन क्षमता इसकी 1 से कम होती है, आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है। प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा बनेगा। उपयोग, इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटरसाइकिलों में जो साइड मिरर लगे रहते हैं पीछे की चीज़ें देखने के लिए, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग बड़े बड़े महानगरों में वाहनों की टक्कर से बचने के लिए चौराहों में एक बड़े उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौराहों में जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं वहाँ पे
अलग अलग गाड़ियों को देखने के लिए एक बड़ा दर्पण लगा दिया जाता है, जिससे दूसरे रूट की गाड़ी का पता चलता है। वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। रोड लाइटों में प्रकाश को फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश तथा दबा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ भाग पर पॉलिश तथा दबा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी फोकस दूरी एफ जो होती है उससे ऋणात्मक में होती है। वक्रता त्रिज्या भी आर इसकी ऋणात्मक में होती है। आवर्धन क्षमता एक से कम आवर्धन क्षमता भी 1 से कम होती है। यह 1 के बराबर। प्रतिबिंब वास्तविक आभासी छोटा बड़ा उल्टा सीधा या अवतल दर्पण। प्रतिबिंब इसका बनेगा वास्तविक आभासी छोटा बड़ा उल्टा व सीधा। सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब इसी में बनते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग ENT इसका आई नोज टीथ आँख नाक और दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से डोनेट करते हैं। वक्रता केंद्र जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को वक्रता त्रिज्या को R से। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे गोलीय दर्पण काटा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इसी से कटा होता है ना। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे गोलीय दर्पण काटा जाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये तो मुख्य अक्षेपी। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से चलेंगे जिस बिंदु पे जो मिलेगी उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण का द्वारक गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण द्वारक कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से डोनेट करते हैं। नाउ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखेंगे। ये कोणीय आपतन ये अपवर्तन कोण चित्र से कोणा इक्वल टू कोण 1 इसके बराबर है। एकांतर कोण से आपने पढ़ा होगा कोण I बराबर कोण R। ये तो अपवर्तन परावर्तन के नियम से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से CF बराबर AF CF बराबर AF ये दोनों बराबर हैं। यदि AP के अत्यंत नज़दीक हो यदि मान लिया AP के अत्यंत नज़दीक हो इक्वल टू हो ये AF बराबर PF AF बराबर AF बराबर PF ये दोनों बराबर AF बराबर PF तो फिर ये भी हो जाएगा ना PA बराबर AP हो सकता है। अब CF बराबर CF बराबर PF हाँ ये भी बराबर होगा। जब ये दो बराबर होंगे ये दो इसके हैं तो ये दो तो होंगे ना ये दो भी होंगे। CP बराबर CF प्लस PF CP बराबर CF प्लस PF हाँ ये भी है। CP बराबर PF प्लस PF CF हाँ CF बराबर PF
तो सी एफ के स्थान पर सी एफ बराबर पी एफ रख लिए, सी पी बराबर 2 पी एफ, ये सी पी बराबर सी पी इक्वल टू आर है ना, सी पी जी इसके बीच की दूरी आर है, तो आर बराबर 2 एफ, जी पी एफ जुड़ गए 2 एफ हो गए। इससे यह पता चलता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस दूरी की। अब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन, अब ये शुरू हुआ है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में तरंग का वेग, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य कुछ भी नहीं बदलता, केवल उसकी तीव्रता कम हो जाती है। ये बना है चित्र। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित कोण, ये अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कब कब परावर्तन हो सकता है। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर हों, कोण आई इक्वल टू कोण आर जब ही हो सकता है परावर्तन तभी हो सकता है यदि प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, तब परावर्तन कोण थीटा होता है। यदि प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, तब परावर्तन कोण 0 अंश होता है, थीटा नहीं 0 अंश होता है, सॉरी। यदि प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर अवलंबवत आपतित होती है, तब परावर्तन कोण आर 0 अंश होता है। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, यदि दर्पण की फोकस दूरी f ध्रुव से वस्तु की दूरी u तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब यदि दर्पण की फोकस दूरी f तो होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी u तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, तो दर्पण सूत्र बनेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण के सूत्र का ग्राफ 1/u इंटू 1/u इंटू 1/b ग्राफ। ये अति परवलयाकार है, ये सरल रेखीय ग्राफ है। 1/v 1/u अति परवलयाकार है, ये सरल रेखीय ग्राफ है। आवर्धन क्षमता, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से डोनेट या प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर -v/u या I/o, जब मोटाई निकालते हैं तो I/o का प्रयोग करते हैं। दूरी निकालते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की तो m इक्वल टू -v/u का प्रयोग करते हैं। आवर्धन क्षमता दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे हमसे डोनेट करते हैं, याद रखिएगा जी आप। अभी प्रकाश का आवर्तन पढ़ा था, अब परावर्तन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जबकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश का परावर्तन हुए, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ये यहाँ से जाएगी। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता था, ऐसे आई प्रकाश की किरण, वो इसी माध्यम में वापस ऐसे चली गई। अपवर्तन में ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे जाएगी। जब इसके कुछ नोट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम,
ये अविलंब है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। चित्र थोड़ा सा गलत बना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से, ये है अविलंब, इससे दूर हटेगी, यहाँ को जाएगी, इसमें अविलंब की ओर झुकेगी, ये इसमें दूर जाएगी। नोट इम्पोर्टेंट से प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश तरंग का सब कुछ बदल जाता है, केवल आवृत्ति नहीं बदलती। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है फिजिक्स में, बोर्ड में। प्रकाश की तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए मैंने इसको डार्क किया है। अपवर्तन के नियम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम N1 से N2 में जाए, ये नीचे N2 है तो N2/N1 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, sin I/sin R, N2/N1 sin I/sin R, ये स्नेल का नियम है। ये स्नेल का नियम है। जहाँ 1N2 एक समानुपाती नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। स्नेल का नियम तभी लगाते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, 1N2 बराबर sin I/sin R। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो स्नेल का नियम इस प्रकार लगता है, ये शायद गलत लिखा है यहाँ पे, हाँ सही है। 1N2 इक्वल टू साइन R ऊपर चला जाएगा, साइन I/, नीचे चला जाएगा। अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम में लंबवत पड़ती है तो वह बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में लंबवत पड़ती है तो बिना परावर्तित हुए निकल जाती है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन क्यों होता है या अपवर्तन कैसे होता है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर sin I/sin R या C/V। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा v, इसमें क्या आएगा? वेग नहीं, वस्तु की प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी भी। C इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि हमने पीछे देखी थी, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। वस्तु की वास्तविक स्थिति या अपॉन आभासी स्थिति, n इक्वल टू इतने सारे अपवर्तनांक के लिए वस्तु का विस्थापन ये चाल, वास्तविक स्थिति माइनस आभासी स्थिति। नोट, किसी भी माध्यम का आवर्तनांक वायु के सापेक्ष माना जाता है। किसी भी माध्यम का आवर्तनांक वायु के सापेक्ष माना जाता है। Ang, कांच का आवर्तनांक 3/2। जल का आवर्तनांक A/, किसी भी माध्यम का आवर्तनांक वायु एयर के सापेक्ष माना जाता है। जी, कांच ग्लास का आवर्तनांक 3/2 होता है। वाटर, वायु का वाटर के सापेक्ष अनुपात, एयर का वाटर का सापेक्ष अनुपात 4/3। हीरे का आवर्तनांक A/D। डायमंड, एयर का आवर्तनांक डायमंड के सापेक्ष 12/5 होता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के अनुसार सभी अपवर्तनांक और गुणनफल 1 के बराबर होता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। ये है I, आपतित किरण, परावर्तित किरण,
यहाँ भी परावर्तित हुई, यहाँ फिर आपतित परावर्तित। ये माध्यम है N1 N2 फिर N1, विरल से सघन में फिर सघन से विरल में जा रही। जब प्रकाश किरण N1 से N2 में गई, विरल से सघन में गई, तो वही लगेगा 1/N2 बराबर साइन आई अपन साइन आर। जब प्रकाश N2 से N1 में गया तो उल्टा हो जाएगा साइन आर अपन साइन आई। 2N1 बराबर साइन आई साइन आर अपन साइन आई। समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, 1N2 इंटू 2N1 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर अपन साइन आई। ये कट जाएगा। 1N2 इंटू 2N1 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। प्रकाश की उत्कीर्णीयता के सिद्धांत के अनुसार सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। बिल्कुल राइट है। देखिए कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। छोटे से हैं अभी ज़्यादा बड़े नहीं लगा रहा, ये लेसन हो जाएगा फिर लगाऊंगा। इसमें प्रतिबिंब वाले आएंगे। एक चांदी का सिक्का 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में पड़ा है। यदि सिक्का 6 सेंटीमीटर की गहराई पर दिखाई दे रहा है या दे, तो सिक्के की वास्तविक गहराई तथा विस्थापन क्या होगा। सिक्का जो आभासी अपन को आभास हो रहा है वो 6 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है अपन को, इसको वास्तविक गिरा कहाँ है वो अभी पता नहीं है। तो अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक देखेंगे ना, सीधे पानी में गिरा है तो N बराबर 4/3 तो है ही, ये दिया है। आभास हो रहा है अपन को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसकी विस्थापन व वास्तविक गहराई, विस्थापन निकालेंगे तो वास्तविक स्थिति माइनस आभासी स्थिति, विस्थापन 8 सेंटीमीटर नहीं, जे निकालेंगे पहले। वस्तु की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति। वास्तविक स्थिति पता नहीं है, अपवर्तनांक 4/3 है। वास्तविक स्थिति पता नहीं है, आभासी स्थिति 6 सेंटीमीटर। सी बराबर करेंगे तो 6 चौके 24 और 3 बटे में आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर पर है। इसकी वास्तविक स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति। अब विस्थापन का मतलब होता है इनके बीच की दूरी कितनी है। तो जब 8 सेंटीमीटर पर वो है सिक्का वास्तव में और दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर पे, तो 2 सेंटीमीटर का विस्थापन है ना, 2 सेंटीमीटर तो अपन को फर्क लग रहा है, दिखा रहा है 6 पे है 8 सेंटीमीटर पे, तो विस्थापन वास्तविक स्थिति ये है 8 सेंटीमीटर माइनस आभास हो रहा था अपन को 6 सेंटीमीटर, 8 - 6 विस्थापन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। वायु में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, आपको पता होगा एंगस्ट्रॉम। जल में तरंगदैर्घ्य क्या होगी। N बराबर 4/3 लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वायु में, ये है वायु में लैम्डा, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। A इक्वल टू वायु 7800 एंगस्ट्रॉम। N बराबर लैम्डा A अपॉन लैम्डा M। उसने पूछा है जल में तरंगदैर्घ्य क्या होगी, दर्द को माध्यम माना हमने किसी को। 4/3 बराबर 7800 बटे लैम्डा M होगा, ये इसका गुणा हो जाएगा 8 × 24, इसका गुणा हो जाएगा ना, बटे में 4 पहुंच जाएगा। ये गलत है क्या, 4/3 तो फिर 1950 का 1950 रहेगा, इसका गुणा हो जाएगा। हाँ लैम्डा M बराबर 5 × 15, हाँ इतना आ जाएगा। लाल रंग का जल में तरंगदैर्घ्य ये होगी, ये शायद यहाँ पे 1 होगा, सॉरी गलत था। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कांच का आवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में निर्वात प्रकाश की चाल क्या होगी। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो वो तो अपन को पहले से पता है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसको हल करेंगे तो कांच का आवर्तनांक N बराबर 3/2 सीधा लगा देंगे। N बराबर 6 आवर्तनांक वाला जो पीछे देखा था V/U था, आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति थी। C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
जो निर्वात में वायु की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, तो v बराबर आ जाएगा n बराबर 3/2 इंटू 3 × 10 v, इसका ये कट गया, 2 × 10⁻8 मीटर, इसका उसका गुणा होगा ना, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड आ गया। जल का आवर्तनांक 4/3। यदि जल में हरे रंग के प्रकाश की आवृत्ति 1.4 × 10⁻−14 हर्ट्ज हो तो वायु में हरे रंग के प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। जब हमने पहले देख लो ये क्या कह रहा, जल का आवर्तनांक 4/3। यदि जल में हरे रंग के प्रकाश की आवृत्ति 1.4 × 10⁻−14 हर्ट्ज हो तो वायु में हरे रंग की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, अपवर्तनांक अपवर्तन के लिए है ना, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए इतनी ही रहेगी। वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। वायु के सापेक्ष यानी ANG कांच का और जल का ANW क्रमशः 3/2 व 4/3 है। सही है, बिल्कुल सही है। ANG दिया है 3/2, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का वाटर का अपवर्तनांक 4/3। GNW ये खुलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ANW अपॉन ANG GNW ANW 4/3 और ANG 3/2 4/3/3/2। ये 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8/9, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8/9 आ जाएगा जल का आवर्तनांक। क्रांतिक कोण, रिवोल्यूशन एरियाज। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ है कोण, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम के अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। या सीधे सघन माध्यम में बना ऐसा कोण जिसके विरल माध्यम सघन माध्यम में बना ऐसा कोण जिसके माध्यम से विरल माध्यम की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आई या IC से या C से प्रदर्शित करते हैं, IC से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम से ऐसा विरल माध्यम बना ऐसा 90 अंश का कोण जिससे सघन माध्यम की वस्तु को स्पष्ट देखा, सघन माध्यम बना ऐसा कोण जो विरल माध्यम की वस्तु को स्पष्ट दिखाता हो। स्नेल का नियम लगाएंगे, 2n1 = sin IC अपन sin R, I = IC हो जाएगा ना, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। ये n1/n2 नीचे वाला ऊपर चला जाता है, n1 ये वायु के सापेक्ष और n2 माध्यम के सापेक्ष, n1/n बराबर sin IC/n, sin IC/1, n बराबर 1/sin IC होता है, n बराबर 1/sin IC, 1/sin cos थीटा = 1/sin थीटा होता है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, cos थीटा = 1/sin थीटा। इसका आ जाएगा n बराबर cosec IC या n बराबर 1/sin IC, sin IC = cos, ये दिख रहा है ना आपको, n बराबर 1/sin IC। पहले स्नेल का नियम लगाएंगे, बस उसी में कर देंगे। इसका 1 से गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। क्रांतिक कोण पढ़ा था, आप क्रांतिक कोण के बनने की शर्तें पढ़ेंगे हम। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जैसे कि सघन माध्यम से हवा में जाना चाहिए। यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 30 अंश हो तो उस माध्यम का आवर्तनांक क्या होगा। IC दिया है 30 अंश, n बराबर पूछ रहा है उसका अपवर्तनांक क्या होगा। n बराबर पीछे बताया था 1/sin IC होता है,
एन बराबर 1/sin IC, एन बराबर 1/sin IC 30 अंश दिया है। साइन 30 का मान जानते होंगे आप लोग, 1/2 होता है। एन बराबर 1/1, ये ऐसे ही रख दिया है 1/2, ऊपर जाएगा 2/1, 2 आ जाएगा। ये अगर आप लोग हल कर पाए तो कर लेना। दिए गए चित्र में एक प्रकाश की किरण प्रिज्म के AB पृष्ठ पर 60 अंश के कोण पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात पुनः प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के संपाती हो जाती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? एन पूछ रहा है। जो अभी पीछे प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर बता रहे हैं हम। ये पूछा था ना, दिए गए चित्र में प्रकाश की किरण प्रिज्म के AB पृष्ठ पर 60 अंश के कोण पर आपतित होती है तथा आवर्तन के पश्चात पुनः प्रिज्म की दूसरी तरफ इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये 60 अंश पर आपतित होती है। पहले इसमें I बराबर होगा 60 अंश, ये होता है, ये क्या होता है उसका यूज है ही नहीं अभी, बट होता क्या, अपवर्तक कौन होता है शायद। स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल लॉ, वो एन बराबर sin I/sin R। I 60 अंश से R पता नहीं, साइन 60 का मान √3/2, एन बराबर √3/2 sin R, sin R बराबर √3/2n। अब इसमें क्रांतिक कोण लगाएंगे, एन बराबर 1/sin IC, sin IC आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक 90 कोण है, एक R है, एक 90 है, प्लस एक IC, 1 2 3 4 कोण इक्वल टू 360 अंश के बराबर होंगे। 90 90 180 अंश हो जाएगा, प्लस कोण IC प्लस कोण R इक्वल टू 360 अंश। कोण IC प्लस कोण R बराबर 360 में 180 घट जाएंगे तो 180 बचेगा। कोण IC प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण R प्लस कोण IC बराबर 180 अंश। अभी इसी को ऐसे रख सकते हैं, sin IC, IC बराबर 180 माइनस R। पहले स्नेल का नियम लगाएंगे, अब क्रांतिक कोण लगाएंगे। तो ये आ गया 1/sin 90 माइनस R प्लस IC प्लस 90, R प्लस अच्छा इसमें लगाया है तो हाँ 180 अंश, 90 घट जाएगा तो 90 बनेगा। R प्लस IC इक्वल टू 90, हाँ 90 माइनस R आ गया, 1/sin इक्वल टू 1/sin 90 माइनस R इक्वल टू होता है cos R। cos R का इधर cos R आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे आ गया था। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के वर्क करने पर 1/sin R स्क्वायर नहीं sin R स्क्वायर cos R स्क्वायर इक्वल टू √3/2n स्क्वायर। सो अंडर हट जाएगा, 2 का 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 3 का 3 4 3 7/7 √2, ये सही आ जाएगा। इसमें रूट चढ़ जाएगा, 4 का वर्ग 2 होता है, वर्गमूल 4 का 2 होता है। ओके, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। दिए गए चित्र में
प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आई है 45 अंश। आपतन कोण स्नेल का नियम लगाएंगे। एन बराबर साइन आई अपन साइन आर। साइन आई 45 अंश आर, इसको साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। एन बराबर 1/√2 साइन आर। ये 2 साइन आर एन इक्वल टू 1। साइन आर इक्वल टू 1/√2 एन। अब क्रांतिक कोण लगाएंगे। एन बराबर 1/साइन आई सी। अब ये साइन आर प्लस 90 प्लस आई सी इक्वल टू आर प्लस 90 प्लस आई सी इक्वल टू 180 अंश। तीन कोणों का योग 180 अंश त्रिभुज है ना ये। तो आर प्लस आई सी बराबर 90 अंश हो जाएगा। ये घट जाएगा 180 में 90, और आई सी बराबर 90 माइनस आर ये आएगा। आई सी की जगह पे रखेंगे हम साइन का साइन आई सी का 90 माइनस आर। साइन 90 माइनस आर इक्वल टू होता है कॉस आर। एन बराबर 1/कॉस आर। कॉस आर बराबर 1/एन। ऐसा कॉस आर ये अभी इंटू में जाएगा ना, तो फिर अपॉन में चला जाएगा। अब इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 का वर्क करने पर समीकरण 1 साइन आर स्क्वायर का साइन आर का साइन स्क्वायर आर, साइन आर स्क्वायर कॉस आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। साइन स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। 1 बराबर 3/2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर बराबर 3, n स्क्वायर बराबर 3/2। अंडर हटेगा तो दोनों में अंडर रूट चला जाएगा। n बराबर 3/√2। नाम आप पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रकाश सकल माध्यम से विरल सकल माध्यम में जाने लगता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रकाश सकल माध्यम में जाने लगता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सकल माध्यम से पूरा का पूरा प्रकाश सकल माध्यम में जाने लगता है। वापिस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। प्रकाश सकल माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। विरल माध्यम से सकल माध्यम में जा रहा है। प्रकाश सकल माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, वो अभी पढ़ा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग इसे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। रेगिस्तान की मृग मरीचिका गर्मी के मौसम में रेगिस्तान या चारकोल या डामर वाले रोडों में दूर से देखने पर हमें जल से भरे हुए जलाशय दिखाई देते हैं। छोटे छोटे जलाशय दिखाई देते हैं जिन पर वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। इसे ही मृग मरीचिका कहते हैं। जब हम रोड पे जाते हैं ना, डामर से बने रोडों पर जाते हैं, तो छोटे छोटे जल के जलाशय पानी भरा दिखाई देता है, उसे मृग मरीचिका कहते हैं। ये दूसरा उदाहरण मृग मरीचिका का। गर्मी के मौसम में पृथ्वी के पास वाली वायु गर्म होती है तथा दूर वाली वायु नीचे वाली वायु के अपेक्षाकृत थोड़ी ठंडी होती है, जिसके कारण गर्म वायु विरल माध्यम का तथा ठंडी वायु सकल माध्यम का कार्य करती। ठंडी वायु के कण एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इसलिए वह सकल माध्यम का कार्य करती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह बार बार अपवर्तित होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, जिससे वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। ये बन रहा है प्रतिबिंब, ये पूरा का पूरा उल्टा दिखाएगा। यहाँ की वायु ठंडी है, यहाँ की वायु गर्म है, बार बार अपवर्तित हो रही है ना। यहाँ पे आ रही थी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। आज हम अब बात करेंगे मछली को दिखाई देने वाले प्रक्षेप, यानी मछली जब समुद्र या तालाब या नदी में तैरती है तो उसको कितना क्षेत्रफल दिखाई देता है, उसको कितना क्षेत्र दिखाई देता है। माना एन अपवर्तनांक के द्रव्य में h गहराई पर एक मछली तैर रही है।
यदि मछली को दिखाई देने वाली प्रक्षेप की त्रिज्या r हो तब कोण AOC में R/H R = H tan IC। ये क्रांतिक कोण n बराबर 1/sin IC लगेगा, बट ये tan IC n अंडर n² - 1 ये निकलेगी तो माइनस में चला जाएगा। tan IC का मान रखने पर n/1 n r बराबर n/n² - 1 r बराबर H/n² - 1। मछली को दिखाई देने वाली गाड़ी की सर्विस करवाई क्या? इसमें ये मछली को दिखाई देने वाली त्रिज्या है उसकी H/n² - 1। ये उसका क्षेत्रफल है। मछली को दिखाई देने वाला कुल क्षेत्रफल πh² - 1। तो मछली को इतना प्रक्षेप दिखाई देता है πh² n² - 1। एक प्रकाश बल्ब 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में 8 मीटर की गहराई पर रखा है। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की पृष्ठ की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल की गणना कीजिए। R बराबर H/n² - 1 जो अभी अपन ने पढ़ा था पानी वाला। 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में 8 मीटर की गहराई, H बराबर 8 मीटर। त्रिज्या तथा क्षेत्रफल H = 8 है। n² त्रिज्या के लिए n² - 1 8 n² - 4/3 4/3 अपवर्तनांक में 8 का 4/3 - 1 तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, ये घट जाएगा। 8/1 1/3 8 24 मीटर। क्षेत्रफल आएगा 132 मीटर। एक मछली 5/4 अपवर्तनांक के द्रव में 5 मीटर की गहराई पर तैर रही है। मछली को दिखाई देने वाले प्रक्षेप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। n बराबर 5 अपवर्तनांक। इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। ए बराबर πh² n² - 1। क्षेत्रफल के लिए ये लगाते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुणे h का स्क्वायर है 5 × 5 5 × 5 और n² n यानी अपवर्तनांक 5/4 5 5 स्क्वायर है ना 4 4 ये ऊपर चला जाएगा -1 इस 22/7 इसका 7 है -1 ये 2 कट गए 4 × 16 22 × 88 गुणे 4/7 कम 7 6 ये हो गया 22 × 88 44 दूनी 88 3 दूनी 6 गुणे 4 4 × 16 4 × 16 170 176/3 55.3 ये रही त्रिज्या। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेजा जाता है। संरचना इसमें बाल के व्यास के आकार का 0.1 इसका इतना बाल का व्यास इतना होता है। 0.1 mm के आकार का एक पतला पाइप होता है जिसमें अंदर की ओर अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेपन तथा बाहर की ओर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेपन होता है जिसे कोर कहते हैं। अंदर की ओर जो अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेपन होता है इसे कोर कहते हैं तथा बाहर की ओर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेपन होता है जिसे अधिपट्टन कहते हैं। जब प्रकाश इसके अंदर पड़ता है तो वह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। प्रकाशिक तंतु से बिना ऊर्जा हानि से बाहर निकल जाता है।
ये निकल गया बिना ऊर्जा होने के बाहर। अब पढ़ेंगे लेंस सूत्र। यदि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो और लेंस की फोकस दूरी f हो तब 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होगी लेंस का सूत्र। ये लेंस का ग्राफ 1/b 1/u ये सरल सीधी रेखी ग्राफ है। लेंस की आवर्धन क्षमता लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। बराबर b/u या i/o v प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी। m बराबर m1 m2 m2 m3 इंटू mn अनंत तक। दिए गए चित्र में लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति क्या होगी। यहाँ पे अंतिम में कौन सा चित्र बनेगा। L1 के लिए u माइनस की 20 f बराबर 10 सेंटीमीटर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u 1/f 20 सेंटीमीटर है। इसमें 4 सेंटीमीटर है। गोलीय पृष्ठ किसी कांच के ठोस गोले से काटे गए पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। किसी कांच के ठोस गोले से काटे गए पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ये कैसा अवतल गोलीय पृष्ठ उत्तल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ के आवर्तन का सूत्र प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। माना किसी अवतल ये डेरिवेशन है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आवर्तन का सूत्र। ये हम आपको करवा देंगे। ये भी उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए आवर्तन का सूत्र। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा देंगे। ये भी लेंस दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं अवतल लेंस उत्तल लेंस अपसारी लेंस अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है इसलिए इस अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। द्विउत्तल इस तरफ से भी उत्तल इस तरफ से। ये समतल उत्तल है। ये समतल है फिर उत्तल है। ये उत्तल है फिर अवतल है। उत्तल है अवतल इस तरफ से अवतल है ना दबे हुए भाग पर परावर्तित हो रहा है। ये उत्तल है ये समतल है उत्तल समतल। इसकी R1F अनंत इसकी R1 त्रिज्या धनात्मक इसके अनंत। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह भी 4 प्रकार का होता है अवतल अवतल द्विअवतल अवतल समतल अवतल इस तरफ से उत्तल समतल अवतल। लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये अवश्य आ सकता है। लेंस मेकर का फॉर्मूला या किसी पतले लेंस के लिए आप लेंस को याद रखें। लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर फॉर्मूला या किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो ये वस्तु वायु या माध्यम यहाँ से ये I1 प्रतिबिंब या I' प्रतिबिंब यहाँ से अपवर्तन के पश्चात I1 प्रतिबिंब बनता है तथा I' प्रतिबिंब बनता है। I
प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष से आई डैश प्रतिबिंब की दूरी बी डैश है। मुख्य अक्ष से आई प्रतिबिंब की दूरी बी है। वस्तु से मुख्य अक्ष की दूरी यू है। माइनस में होगी। माना पतला उत्तल लेंस है। माना एक पतला उत्तल लेंस है जिसके पदार्थ का आवर्तनांक n है तथा पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 हैं। पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो ये होती हैं r1 या r2 हैं। वायु में रखा है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है जिससे चलने वाले प्रकाश की किरणें पहले पृष्ठ से आपतित होकर V डैश दूरी पर I डैश प्रतिबिंब बनाती हैं। V डैश दूरी पर I डैश प्रतिबिंब बनाती हैं। यह प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए इस पृष्ठ के लिए I डैश प्रतिबिंब किसी वस्तु का कार्य करने लगता है जिसका प्रतिबिंब कुछ दूरी पर जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर I बनता है। पहले पृष्ठ के लिए वायु के सापेक्ष जांच में n-1/r = n/v। यही इसी को लेंस मेकर का फार्मूला कहते हैं। अब आप दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किस ये n-1 था, ये 1 - n/r2 हो जाएगा या r1। ठीक है, ये कट जाएगा। इसका डेरिवेट करवा दूंगा बाद में। यदि लेंस को किसी माध्यम में डुबाते हैं तो उस माध्यम का आवर्तनांक फिर इस प्रकार उसे ज्ञात करेंगे। वायु के सापेक्ष 1/f ए लिखा है ना, Ang - 1 1/r1 - 1/r2। यदि लेंस को किसी माध्यम में डुबा दिया जाए तो 1/fl लिक्विड या माध्यम, Lng - 1 1/r1 - 1/r2। समीकरण 2 से भाग 1/fa 1/fl Ang - 1 समीकरण Ang - 1 Lng - 1 1/r1। ये तो कट जाएगा, ये बचेगा Ang - 1, ये ऊपर चला जाएगा। ये है Ang Anl। तब फोकस दूरी बढ़ जाएगी जब Ang हवा के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक अधिक होगा और हवा के सापेक्ष लिक्विड का आवर्तनांक कम होगा, तब फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यदि Ang बराबर है Anl के तब फोकस दूरी अनंत होगी तथा लेंस समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। Ang बड़ा है Anl से, Ang छोटा है Anl बड़ा है, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेकिन लेंस की प्रवृत्ति बदल जाएगी। एक द्वितल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान दिया है। लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक n बराबर 3/2 है। r1 r r2 - r। Ang आवर्तनांक दिया है 3/2 1/f Ang - 1 1/r1 - 1/r2 1/f बराबर 3/2। Ang दिया है ना 3/2 - 1/1 1/r1 + 1/r2। ये माइनस में यहाँ भी माइनस में प्लस हो जाएगा। 1/f 40 दिया है, फोकस दूरी दी है 40। इसका लासा लेंगे 2 3 - 2 1/2। इसका भी लासा लेंगे 1 1 2/r 1/r 2 2r। r बराबर हो जाएगा 80/2। r बराबर 40 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट फार्मूलास नहीं, ये बोर्ड के लिए भी अच्छा है, सवाल आ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक, ये भी आ सकता है। वैसे तो आप अभी देख सकते हैं बट मैं करवा दूंगा इसको बाद में। लेंस की क्षमता, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
एफ बराबर अपॉन एम, हाँ पी 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 बराबर 1/f। जब फोकस दूरी मीटर में हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर हो, पी बराबर 100/f। मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर विमा L माइनस L इनवर्स। यदि अनेक लेंस संपर्क में रखे हो तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 Pn। न्यूमेरिकल देखिए, एक उत्तल तथा अवतल लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, संयुक्त की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एफ बराबर 1/f बराबर 1/f1 1/f2। एक की 20 एक की 30, लास्ट लिया 60 आ गया, 20 30 60, 30 दूनी 60, 3 में 2 गए 1। एफ बराबर 60 सेंटीमीटर्स। ओके बाय बाय।